रोल्स आपको टॉप रोल्स ऑफर होते हैं, और फ्रंट एंड प्लस बैक एंड का मिक्स रहता है ये, जिसमें बैक एंड रोल्स काफ़ी कम ऑफर होता है आजकल, और फ्रंट एंड रोल्स काफ़ी रहते हैं, जैसे फ्रंट एंड कंसल्टिंग रोल्स जो डायरेक्ट क्लाइंट इम्पैक्ट रोल्स रहते हैं, वो सब रहेंगे आपको ऑफर कंसल्टिंग साइड पे। सेक्टर्स ओपन होते हैं आपके लिए, कंसल्टिंग ओपन हो जाएगा, बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री ओपन हो जाएगी, एफएमसीजी इंडस्ट्री, प्रोमिनेंट रिक्रूटर है हमारे कॉलेज से। फिर उसके साथ में आपके पास में दूसरे फाइनेंस रोल्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल्स ओपन हो रहे हैं अभी, और सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, जनरल मैनेजमेंट हो गया, टास्क टाटा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, और रिसेंटली एप्पल ने भी हायरिंग शुरू कर दी हमारे यहाँ से इन देयर मैनेजमेंट रोल्स। जैसे कह सकते हैं ना कि फैक्ट्री लोकेशन प्लान करना है, जैसे आपको अगर प्लांट्स या फिर सप्लाई चेन का की एलिमेंट्स जैसे आपको प्लान करना है, कहाँ कहाँ पे आपको डिपोज रखने हैं, कहाँ कहाँ पे आपका प्लांट सिचुएटेड रहना चाहिए, कितने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, क्या रहेगा आपका फ्लो जो रहेगा, कितने यूनिट्स किस प्लांट से कौन सा कस्टमर से लोकेशन सर्व होगा, वो सब चीज़ें इजीली विद हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स आप निकाल सको। Okay, so hey everyone, this is Manish and I welcome you all to my YouTube channel. So आज हमारे साथ ना सिद्धार्थ भैया, इनका क्या है कि IIM कंप्लीट हो चुका है एंड अभी तक जो हम आपके लिए पॉडकास्ट लाए थे वो था कि जिन्होंने IIM क्रैक किया है, लाइक IIM बेंगलुरु, कोझिकोड। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि जो 2 साल IIM में होते हैं तो वहाँ पे किस तरह की लाइफ होती है। इसके अलावा इनकी प्लेसमेंट हो चुकी है लाइक प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी में एज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट रोल के लिए। तो आज हम इनसे लाइक डिस्कस करेंगे कि किस तरह से IIM में लाइफ वगैरह होती है एंड बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ भैया। थैंक्स अ लॉट, एंड बेटर रहेगा अगर आप भैया ड्रॉप कर दो तो। ओके ओके, नो इश्यू। ओके ओके, सो सिद्धार्थ लाइक चलते हैं आपके इंट्रोडक्शन के साथ। श्योर। सो हेलो एवरीवन, सो मैं सिद्धार्थ, मैंने बेसिकली कैट 21 क्लियर करके और फिर IIM मुंबई क्रैक किया। सो बेसिकली जब हमने एडमिशन लिया था तब ये निटी मुंबई करके था, विच वाज ऑलरेडी लेजेंडरी कॉलेज फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंड बात चल रही थी इसको IIM में कन्वर्ट करने की, विच गॉट मटेरियलाइज्ड इन अगस्त 2023, एंड ये कन्वर्ट हो गया IIM मुंबई के ऊपर। सो बात करते हैं मेरी प्रीवियस जर्नी के बारे में, तो मैंने 2021 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और वहाँ से फिर मैं डेलोइट में गया, डेलोइट USI बेसिकली। सो वहाँ पे मैं था इन मेरा सर्विस था टुवर्ड्स US गवर्नमेंट क्लाइंट, जहाँ पे मैं एज अ फंक्शनल टेस्टर एंड ऑटोमेटर की तरफ मैंने काम किया 11 मंथ्स के लिए ऑलमोस्ट, और उसके बाद में मैं MBA ज्वाइन करी थी। ऑन अ पर्सनल नोट, मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी हूँ, बेसिकली रिथमिक इंस्ट्रूमेंट जैसे ड्रम्स तबला वो बजाता हूँ, और अलॉन्ग विद दैट मैंने इंजीनियरिंग के साथ साथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट करनी, इंटरमीडिएट लेवल उसका, फाइनल अभी पेंडिंग है। ओके कूल, एंड लाइक आप जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल में कब प्लेस्ड हुए हो, तो थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बताओगे एंड किस रोल के लिए आप प्लेस्ड हुए हो। श्योर। सो प्रॉक्टर एंड गैम्बल और PNG जैसे लोग बाग जानते हैं, PNG बेसिकली वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट FMCG कंपनीज है और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स इनके एरियल, टाइड, ये सब है। सो बेसिकली ये कंपनी US बेस्ड कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में आती है, और मेरा जो रोल है वो सप्लाई चेन मैनेजर रोल है, जो कि इस कंपनी में प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर करके आता है। ये हम एग्जैक्ट रोल डिटेल्स, मतलब एग्जैक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी जो मेरे को मिलेगी और एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह हम लोगों को बाद में बताई जाएगी, बट जुलाई में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इस कंपनी के अंदर। ओके अमेजिंग। ओके, आई थिंक हमें शुरू करना चाहिए कि लाइक व्हेन यू वर वर्किंग इन डेलॉयट, सो आपने लाइक क्या सोचा कि आपने IIM या फिर कैच करने का डिसाइड किया। बेसिकली कैट के लिए मेरे पास में मोटिवेशन क्रिएट हुआ था इंजीनियरिंग में, प्री फाइनल ईयर के अंदर मेरे पास थोड़ा सा मोटिवेशन क्रिएट हुआ था कि यार थोड़ा सा मैनेजमेंट साइड रोल्स के ऊपर भी देख सकते हैं। लाइक मेरा मेन इंटरेस्ट था ऑपरेशन साइड पे जाने का, क्योंकि मैं साथ में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहा था, तो कॉस्टिंग की काफ़ी अच्छी एक बेस क्रिएट कर देती है ये क्वालिफिकेशन, एक कमर्शियल क्वालिफिकेशन है ये। सो इंजीनियरिंग के साथ साथ वो तो चल ही रही थी, उसका इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ और उसके साथ साथ मेरे कैट की कोचिंग भी चल रही थी। तो उसके बाद में हम देखा लॉकडाउन आ गया, सो ये सब चीज़ें साथ का साथ चल रही थी, तो बेसिकली एक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ऑपरेशन मैनेजमेंट मेरा बढ़ा था उस टाइम पे।
सो बेसिकली मैंने फिर कैट 2020 के लिए प्रिपरेशन करी, और कैट 2020 बहुत बर्बाद किया मेरा। बेसिकली DILR ने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी। सो मैंने कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू डेलोइट ज्वाइन किया, एंड डेलोइट में एक्चुअली काफ़ी अच्छा इम्पैक्टफुल वर्क रहा मेरा। तो उसके साथ साथ मैंने फिर कैट 2021 की प्रिपरेशन करी अलॉन्ग विद माई जॉब, और कैट 2021 में डिसेंट परसेंटाइल बनने के बाद में मैंने फाइनली सोचा कि हाँ, अब मैं ज्वाइन कर सकता हूँ द कॉलेज ऑफ माई चॉइस, क्योंकि ऑपरेशंस के लिए निटी वॉज द बेस्ट एंड इज़ द बेस्ट। सो मैंने फिर जैसे ही मेरा निटी कन्वर्ट हुआ, मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकते हो कि आपने डिलॉयट में किस टाइप का वर्क किया था, क्या रोल था आपका? श्योर। सो डेलोइट में बेसिकली मेरा रोल था फंक्शनल टेस्टर एंड ऑटोमेटर का, और डेजिग्नेशन थी बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट। सो फंक्शनल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन वाज बेसिकली द टेस्टिंग ऑफ वेब एप्स जो हम लोग बनाते थे क्लाइंट के लिए, कोई एप्लीकेशंस वगैरह बनाते थे, उनकी मैनुअल टेस्टिंग। मतलब बेसिकली एप्लीकेशन को आपको तोड़ना है किसी भी तरीके से, ताकि फॉर अ क्लाइंट वी क्रिएट अ बेटर एप्लीकेशन जो कि कोई भी फॉल्ट्स ना उनको सामने ला करके दे। और ऑटोमेशन में भी था मैं। सो बेसिकली जो मेरे टेस्टिंग एप्लीकेशंस थे उनको एट द एंड हम लोग जो रिकरिंग टेस्ट केसेस जो होते हैं उनको ऑटोमेट कर देते हैं बेसिकली। तो वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स वगैरह क्रिएट करना और उनको एग्जीक्यूट करना रहता है हम लोगों को रिविजन साइकिल के अंदर। तो उस टाइप का रोल था मेरा। मैंने 4 बड़े एप्लीकेशन मॉड्यूल्स के ऊपर काम किया, और एट द एंड मैं 5th वाले में चुका था। उसके बाद में मेरा कन्वर्ट हुआ, तो मैं फिर बैक ऑफ कर लिया था, रेजिग्नेशन कर दिया था मैंने। ओके, ठीक है, तो आपने लाइक MBA कंप्लीट कर चुके हो आप IIM से। सो क्या डिफरेंस लगता है आपको कि जो आपने लाइक बीटेक वाले कॉलेज में किया एंड जो IIM में किया, क्या डिफरेंस नजर आता है दोनों में? देखो, बीटेक के अंदर हमारा बेसिकली ध्यान जो रहता है वो मोर ऑफ अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे होता है कि हाउ द थिंग्स वर्क। और एमबीए के अंदर एक ही डिफरेंस क्रिएट होता है कि हाउ दीज थिंग्स इम्पैक्ट द कंज्यूमर्स। कि आप जो कर रहे हो बेसिकली वो आप किस तरीके से बढ़िया कर सकते हो, वो आप बीटेक में सोचते थे। लेकिन आपके हर एक काम का असर एट द एंड कस्टमर को क्या पड़ेगा, वो आप एमबीए में समझते हो। एमबीए के अंदर एक एसेंशियल पार्ट है ये बिजनेस को समझना, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं। और वो यहाँ से आती है कि आपका हर एक एक्शन कस्टमर को क्या बेनिफिट या क्या नुकसान क्रिएट करेगा उनके लिए, या फिर क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता है। आपका एक एक एक्शन किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा कस्टमर की लाइफ को, या फिर कस्टमर के एक्सपीरियंस को जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो बेसिकली, या आपकी कंपनी सेल कर रही है। तो ये आपको एक डिस्टिंक्शन मिलता है एमबीए के थ्रू। ओके, एंड लाइक आप इन 2 सालों को ब्रेक कर सकते हो जो कि आपने IIM में बिताए, किस तरह से थे एंड कितने सेमेस्टर्स थे? श्योर। सो हम लोगों के 7 टर्म्स थे बेसिकली। कुछ लोग इंटर्नशिप को एक टर्म की तरह कुछ कॉलेजेस नहीं रिगार्ड देते हैं, बट हम लोगों के यहाँ पे इंटर्नशिप को भी एक टर्म की तरह कहा गया था। सो इट वॉज टोटल 7 टर्म्स, वेयर 3 टर्म्स इन फर्स्ट ईयर एंड 3 टर्म्स इन सेकेंड ईयर, अलॉन्ग विद 1 इंटर्नशिप टर्म, जिसे हम लोग SIP या फिर समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स भी कहते हैं, ये समर इंटर्नशिप प्रोसेस। तो आप जैसे एमबीए में आप घुसते हो, तो आपका सबसे पहले इंडक्शन वीक रहता है। आपको सबके बारे में बताया जाता है कॉलेज की प्लेसमेंट वगैरह क्या रहते हैं। काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस पर्सनैलिटीज कॉन्ग्लोमरेट्स की CEO CXO की इंडक्शन में आपका स्पीचेस वगैरह होते हैं। एलुमनाई कनेक्ट होता है, जो नोटेबल एलुमनाई होता है उनके साथ में। और कॉलेज के बारे में बताया जाता है कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेशन से, क्या क्या आप सीखने का एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सब चीज़ें बताई जाती है इंडक्शन वीक में। फिर उसके बाद में आपका एकेडमिक्स शुरू हो जाता है, और साथ का साथ आपका प्रिपरेशन शुरू हो जाती है इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स, जो कि पहले 2 to 3 मंथ्स में आपका कंप्लीट हो जाता है, पूरे बैच प्लेस हो जाते हैं जनरली। सो इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स तक आपकी टेक्निकली बहुत ज़्यादा ग्रूलिंग तरीके से आपको प्रिपेयर किया जाता है, कि मतलब आपको फ्री टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप जैसे हम लोगों का ऐसा रहता था, हम लोगों के फर्स्ट ईयर में थे पर टर्म 11 to 12 सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद सम इलेक्टिव्स, या फिर माइक्रो क्रेडिट्स जिन्हें आप कह लो। माइक्रो क्रेडिट्स कहना बेटर रहेगा। सो एट दी एंड मतलब सेकेंड या थर्ड टर्म में जाते जाते हम लोग एनीवेयर अराउंड 13 to 14 सब्जेक्ट्स कर रहे थे। और सेकेंड ईयर थोड़ा चिल हो गया था हमारे टाइम पर। सो फर्स्ट ईयर के अंदर आपका जो पहले 3 मंथ्स रहते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म और उसके बाद में थोड़ा और
So, वहाँ तक आपका एकेडमिक्स के साथ साथ इंटर्नशिप की प्रैक्टिस प्रिपरेशन चल रही होती है, जहाँ पे आपको रेगुलर सीनियर्स मेंटोरशिप देते हैं आपके किस तरीके से आपको जीडी पीआई क्रैक करना, मतलब ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, जो कि एसेंशियल पार्ट्स होता है कंपनीज के हायरिंग प्रोसेस के अंदर। तो रोज आपके वो प्रैक्टिस सेशंस रहते हैं। फिर हम लोगों के यहाँ पे स्टडी ग्रुप्स का था फॉर्मेट कि आपके 12 लोगों की एक ग्रुप बन जाएगा, जो कि हर रोज या फिर वीक में एक गिवन नंबर ऑफ डेज तक के लिए आपको मिलना है, आपको टॉपिक्स पकड़ करके और डिस्कस करने हैं। या फिर आपको जैसे जो एसेंशियल मटेरियल्स जैसे रहते हैं मार्केटिंग या फिर सप्लाई चेन जनरल मैनेजमेंट सबके कंसल्टिंग के, उनके आपको प्रिपरेशंस करनी है। केस प्रिपरेशंस जो कहते हैं, केस इंटरव्यूज, वन ऑन वन केस इंटरव्यूज जो कंसल्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, वो सब आपको करना रहता है। फिर जब आपका कुछ लोग जैसे केस कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं एमबीए में फिर बीटेक में भी आपने देखा होगा, काफ़ी कंपनी अपने केस कॉम्पिटिशन्स ओपन करती है, कॉलेजेस केस कॉम्पिटिशन्स ओपन करते हैं। तो काफ़ी केसेस में इन केस कॉम्पिटिशन्स के थ्रू भी आपको हायरिंग के चांस मिल जाते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो काफ़ी टाइम जनता उधर से इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेती है। आफ्टर गेटिंग एन इंटर्नशिप लाइफ इज कंपेरेटिवली चिलर। और जिन लोगों को कॉलेज प्लेसमेंट्स के थ्रू मिलनी होती है, तो वो लास्ट में प्लेसमेंट वीक या फिर जो भी सिस्टम रहता है कॉलेज का प्लेस करने का, बेसिकली प्लेसमेंट वीक रहता है, जहाँ पे एक वीक के अंदर कंपनीज आती है और आपको हायर करके ले जाएगी। वो सबसे जैसे कह सकता है कि टाइम इंटेंसिव वो पार्ट रहता है। आपको अर्ली मॉर्निंग से लेकर के लेट नाइट तक आपको चलता रहेगा, आपको रेडी रहना है एट एनी मोमेंट। आपको प्रोसेस में बुला लिया जाएगा, आपको इंटरव्यूज के लिए बैठना है। और आप निकल गए जल्दी तो आप बहुत बढ़िया, आप आज जल्दी फ्री हो जाएंगे इससे। जो लोग रह जाते हैं लेट तक, काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है माहौल, क्योंकि आप आपके साथ वालों को देख रहे हो जल्दी जल्दी निकल फ्री होते हुए इस चीज़ से, और आप अभी भी उसी में बैठे हुए हो। सो वो एक चीज़ रहती है। तो लकीली मैं काफ़ी अर्ली निकल गया था इस प्रोसेस के थ्रू। तो प्लेसमेंट लगने के बाद में आपको आपको एकेडमिक्स के ऊपर ध्यान देना रहता है, और बाकी अगर आपके पास फ्री टाइम है और या आप मैनेज करो फ्री टाइम, तो आप आराम से आपके हॉबीज़ वगैरह के ऊपर ध्यान दो। और सो बेसिकली फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद में आपका इंटर्नशिप जाता है। इंटर्नशिप आपकी 2 मंथ्स की रहती है, समर इंटर्नशिप। जनरली अप्रैल फर्स्ट वीक से लेकर के मई लास्ट वीक तक या फिर जून फर्स्ट वीक तक चलती है ये। 8 वीक्स 9 वीक्स इस तरह से रहता है। समर इंटर्नशिप में कंपनीज आपको एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम्स पकड़ाती है, एक्चुअल लाइव केसेस आपको दिया देता है, लाइव प्रोजेक्ट्स जिसे कहते हैं। तो आप चल रहा है प्रोजेक्ट, उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट संभालना है, वो प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करके और डिलीवर करना है। या फिर कोई एकदम नया प्रोजेक्ट शुरू करना है उनको, तो आप स्टार्ट करोगे और आपको एक रीजनेबल कंप्लीशन करना है, या फिर आपको पूरा कंप्लीट करके इन 2 मंथ्स आपको देना है। उसके बेसिस पे आपका आउटकम डिसाइड होता है, कंपनीज आपको पीपीओ देगी नहीं देगी, या जो भी सीन रहेगा, पीपीओ मिलता है पीपीआई मिलता है, वैसा सीन रहता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दोज 2 मंथ्स आप सीनियर ईयर में आ जाते हो। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जूनियर ईयर को प्रॉपर्ली गाइड करो, उनकी प्रिपरेशंस भी करवाओ इंटर्नशिप्स के लिए। और उसके साथ साथ आपको अगर आपको पीपीओ मिल जाता है तो लाइफ इज बेस्ट फॉर यू। और अगर आपको नहीं मिलता पीपीओ, तो आपको आपके लिए तैयारियां शुरू करनी होती है फॉर फाइनल प्लेसमेंट्स। तो सेकेंड ईयर के मिड में जाके आपका अराउंड सेकेंड ईयर मिड आपका फाइनल प्लेसमेंट सीजन शुरू होता है। और फाइनल प्लेसमेंट उतना क्रूरिंग नहीं रहता है जितना समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट रहता है। बट हाँ, प्रेशर रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बाग पीपीओ के थ्रू निकल चुके होते हैं, तो आपको रिलेटिवली छोटी बैच साइज से कम्पीट करना है। सो वो एक बेनिफिट हो जाता है आपका। और फाइनल प्लेसमेंट के बाद में आपको जस्ट एकेडमिक्स को रैप अप करना है और कॉलेज दिए। ओके, आपने बताया कि लाइक जब आप कॉलेज में एंटर करते हो उसके 3 या 4 महीने के अंदर अंदर आपकी इंटर्नशिप लग जाती है, ये मैंने सही सुना? जी बिल्कुल। ये काफी अमेजिंग है कि लाइक यू आर जस्ट एंटरिंग इन कॉलेज एंड आपकी इंटर्नशिप कंफर्म हो गई है। तो उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर कराते हैं बिल्कुल आपको, बिल्कुल। लाइक इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में? बस मैं वही बोल रहा था, आपका सीवी प्रिपरेशन होता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट रहता है सीवी एंड बैच के साथ प्रिपेयर करने का। आपको हर एक डिटेल बहुत सोच समझ के डालनी होती है, क्योंकि कंपनी उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट देगी। फिर शॉर्टलिस्ट पहली चीज़ तो बहुत अनप्रिपेयर्ड रहती है, या फिर आप यूँ कहो कि कंपनी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से शॉर्टलिस्ट देती है। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस यहाँ है तो मुझे इस सेक्टर में तो मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कंफर्म। आपके एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पास एकेडमिक्स आपकी किन किन एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आपका रहे हो, वो एक कंसिडरेबल रोल प्ले करता है। आपने आपके वर्क एक्सपीरियंस में क्या किया है, कहाँ से वर्क एक्सपीरियंस आपका है, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट क्रिएट कर रहा है। तो इनके प्रिपरेशन में बेसिकली ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू प्रिपरेशंस करवाते हैं, सीनियर बैच करवाता है। तो एक टीम डिसाइडेड रहती है उनकी जो ये सब हैंडल करती है, और बाकी सीनियर बैचेस से इंटेंट लिया जाता है कि क्या आप
अवेलेबल हैं इनको प्रिपेयर करवाने के लिए। उसके बेसिस पे सिंगल बैच आपको आएगा, जीडी मॉनिटर करेगा, जीडी को मीडिएट करेगा और आपको बताएगा कि आप फीडबैक देगा आपके जीडी होने के बाद में कि आप क्या इंप्रूव करना चाहिए बेस्ड ऑन देयर ओन इंटर्नशिप इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कि नहीं क्या क्या आपको करना चाहिए, किस चीज़ को करने से उनको बेनिफिट हुआ था या उनके साथ वालों को बेनिफिट हुआ था जो आपको भी ट्राई करनी चाहिए ऐड करने की, और कहाँ पे आप आउट ऑफ द वे हो गए थे क्योंकि कि आपको आप जो टॉपिक चल रहा है उससे खिसक गए हो, कुछ और ही बोल रहे हो। वो सब चीज़ों का प्रॉपर गाइडेंस मिलता है आपको जीडी सेशंस के अंदर। जीडी एंड टीआई सेशंस में आपको कैसे बात करनी है, क्या आपका पेस रहना चाहिए, किस तरीके से आपको चीज़ों को आगे पुट फॉरवर्ड करना है, कितनी ड्यूरेशन के आपके आंसर्स होने चाहिए, सब आपको बताया जाता है। ओके, एंड ये सब आपको लाइक कॉलेज के दौरान ही सिखाया जाता है या लाइक आफ्टर कॉलेज आवर्स? बिल्कुल, आफ्टर कॉलेज आवर्स रहता है ये। आई मीन कॉलेज आपका ख़त्म हो जाता है अराउंड 7:30 PM और उसके बाद में 1 घंटे के सेशंस रहते हैं, या तो जीडी सेशन रहेगा या पीआई सेशन रहेगा। सो 1-1 घंटे की ये ग्रूमिंग सेशंस रहता है। एंड लाइक आप कॉलेज का जो डेली शेड्यूल है उसे थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हो कि किस किस टाइप का रहता है? सो आपको शेड्यूल जो रहता है वो बेसिकली डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि आप सुबह 9 से 7:30 तक आप कंटिन्यूस क्लासेस ही क्लासेस रहेगी। कुछ कुछ दिन आपको फ्री स्लॉट्स भी मिलता है, तो वहाँ पे आप कुछ असाइनमेंट कंप्लीट कर लो क्योंकि असाइनमेंट्स भी खूब मिलेंगे आपको, प्रेजेंटेशंस रहेंगी, कंटिन्यूस ग्रुप असाइनमेंट्स रहेंगे, तो वो सब भी आपको टाइम मैनेज करके और करना है ताकि आप लेट नाइटर ना पुल करो, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ऐसे केसेस में जब आपको इतना प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर। तो आपको इंश्योर करना है कि नींद आप एटलीस्ट 4:30 टू 4.5 to 5 hours की नींद लो। सो अलॉन्ग विद दैट एक्चुअली ये जो सेशंस रहते हैं ये शाम को शेड्यूल कर रात के टाइम पे, मतलब जैसे 7:30 खत्म हो गया, आप 8-8:30 तक आपने डिनर कर लिया, उसके बाद में आपका सेशन शुरू हो जाएगा ये। तो ऑफलाइन सेशन भी होते हैं, ऑनलाइन सेशंस भी होता है, क्योंकि कुछ कंपनीज मिक्स टाइप रहती है, सो इसलिए। ओके, एंड जैसे कि आपने बताया कि आपके सीनियर्स प्रिपेयर कराते हैं इंटर्नशिप के लिए आपके जो जीडी सेशंस वगैरह हैं, तो आपका इंटरेक्शन भी उनके साथ काफी अच्छा हो जाता होगा। बिल्कुल, सीनियर्स के साथ में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जैसे उनके एक्सपीरियंस से सीखने को मिलती है, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस से। नाउ नॉट नेसेसरी कि हर एक का उतना स्वीट टाइम निकला था इंटर्नशिप का, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो लोग नहीं कर पाते फर्स्ट फ्यू डेज, फर्स्ट 1 और 2 डेज के अंदर कंपनीज वो काफ़ी प्रेशर में आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए आगे अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं एक होती है, बट स्टिल तो उनके पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है कि उन्होंने क्या किया था, जिससे क्या बेनिफिट उनको मिला या कहाँ कहाँ पे वो प्रॉब्लमेटिक तरीके से उनको लॉस मिला है। और इट्स नॉट जस्ट अ गेम ऑफ योर स्किल, इट्स ऑल्सो अ गेम ऑफ लक। आपको हर एक चीज़ का पता चलता है कि किस किस चीज़ को करने से किस किस को बेनिफिट हुआ था, किस किस को नुकसान हुआ था, तो आप वो चीज़ें अगर आपको अपने अंदर इंक्लूड करनी है तो आप करिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से उसको इम्प्रोवाइज करके और ट्राई करिए। ये काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड प्रोवाइड करता है आपको जीडी सेशन, कि आप अलग अलग तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए, कि आप एक बार बहुत ज़्यादा एंट्रीज ले ली, एक बार बहुत कम एंट्रीज ले ली, आप अपने आपको एक्सप्लोर करो किस तरीके से बोलने से आपको एंट्रीज मिल रही है, किस तरीके से बोलने से आपका ग्रुप डिस्कशन बेटर प्रोसीड कर रहा है आगे, ताकि जो एक्चुअल डे है उसके ऊपर आपकी इश्यूज क्रिएट ना हो। ओके सिद्धार्थ, सो लाइक कैन यू टेल अस लाइक आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े लाइक अपने एमबीए के दौरान? सो देखो, एग्जैक्ट लिस्ट तो खैर क्या ही प्रोवाइड करूंगा मैं, 33 सब्जेक्ट से ज़्यादा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे और एनीवेयर अराउंड 18 सब्जेक्ट्स हमने सेकेंड ईयर में पढ़े थे। बट ऑन अ ब्रॉड स्केल हम लोगों ने मेजरली मार्केटिंग सप्लाई चेन के अराउंड करे थे, जहाँ हमारे बैच में फर्स्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन हैवी था बिकॉज ऑफ द हेरिटेज ऑफ नीटी। बट उसके साथ में हमारा एकेडमिक्स काफ़ी डाइवर्स कर दिया गया था विद इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, अकाउंटिंग बेसिक्स, और ये सब चीज़ें हम लोगों को फर्स्ट ईयर में ली गई थी। फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग और बैलेंस शीट वगैरह के बारे में पढ़ाते थे वो, और अलॉन्ग विद दैट हम लोगों को फिर मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स थे। सो मोर और लेस आपको इन हमारे बैच को बेसिकली फर्स्ट ईयर में ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैवी थे, लाइक सप्लाई चेन मैनेज, 2 सब्जेक्ट्स तो ये स्ट्रेट अवे थे, ऑपरेशन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसके अलावा लॉजिस्टिक्स के थे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड थे, फिर डेटा एनालिटिक्स के थे सब्जेक्ट्स जो थे वो, और उसके साथ में मतलब जैसे डेटा एनालिटिक्स जिसे कहते हैं ऑपरेशन रिसर्च जो एक डोमेन रहता है वो उसके अराउंड।
और उसके साथ में हम लोगों को सब मार्केटिंग सब्जेक्ट्स हो गए और फाइनेंस के एक एक सब्जेक्ट हम लोगों को तीनों मॉड्यूल में रखे गए थे। ओके, एंड आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगा यहाँ पे? ऑब्वियसली अच्छा सब्जेक्ट तो मेरे को ऑपरेशंस ही लगा, क्योंकि उसी के अंदर फिर मेरा एट द एंड इंटरेस्ट गया। और ऑपरेशंस एंड बेसिकली ऑपरेशनल फाइनेंस जो रहता है, कॉस्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट, सो ये मेरे को सबसे इंट्रीगिंग सब्जेक्ट्स लगे थे। ओके, एंड लाइक जो आपने ये 2-3 सब्जेक्ट्स बताए, आप बता सकते हो कि इनमें आपने क्या क्या पढ़ा एंड क्या क्या लाइक रोल होता है इनमें आगे जाके कंपनीज में? सो बेसिकली ऑपरेशंस के अंदर आपका इस तरह से रहता है कि एक तो हमारा जैसे एमबीए के अंदर एक केस बेस्ड मेथोडोलॉजी है पढ़ाने का। सो उसमें एक्चुअल केसेस जो रहे होते हैं कंपनीज के हार्डवर्ड वगैरह के अंदर जो केस पब्लिश्ड होते हैं, उनके साथ में आपको बताया जाता है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किस तरीके से इन इन चीज़ों का जो आपको पढ़ाया जा रहा है उनका एप्लीकेशन है। ऑपरेशंस में मोर और लेस फोरकास्टिंग, फिर उसके बाद में आपको बताया जाता है और ईओक्यू क्वांटिटीज एंड ऑर्डर प्लानिंग, फिर आपका एमआरपी वगैरह का रहता है। बहुत अलग अलग चीज़ें रहती है ऑपरेशंस के अंदर बेसिकली, विच इज़ रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द फर्म और फंक्शनिंग ऑफ से और यूनिट ऑफ द सप्लाई चेन, जैसे एक प्लांट हो गया या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, वो सब चीज़ें। फिर फाइनेंस के अंदर आपको बेसिक फाइनेंस लाइक अकाउंटिंग बेसिक्स एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर जैसे बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट, ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। फिर आपको कॉस्टिंग का सिखाया जाएगा। और उसके अलावा मार्केटिंग के अंदर आपको ये सब रहता है बेसिकली कंज्यूमर रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग एनालिटिक्स, क्या क्या फर्म्स मेट्रिक्स यूज़ करती है, फिर बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग और ये सब चीज़ें रहती है। और डेटा एनालिटिक्स वाला जो रहता है सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च, वो बेसिकली एक तरह से एड फॉर ऑपरेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट, एडवांस टूल्स यूज करके और ऑपरेशन मैनेजमेंट में आप डिसीजन ले सको, उसके लिए हेल्प करता है वो जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली। सो लाइक द ये सब चीज़ों में ये हेल्प करता है वो एक। हालांकि मैंने जो बताया ये एक बहुत छोटा पार्ट है उसका, बट हाँ मोर और लेस ये सब चीज़ें रहती हैं इन सब के अंदर। ओके, लाइक आपने अभी बात की मार्केटिंग की, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है लाइक मार्केटिंग सब्जेक्ट में। तो आप कोई भी एक यूज केस दे सकते हो कि यहाँ पे लाइक इस तरह से मार्केटिंग की रिसर्च आप लोग करता हो? मेरा बेसिकली मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन था नहीं, मैंने जो हम लोगों को सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने रहते हैं, तो मैंने बिजनेस स्ट्रेटजी एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लिए थे। बट मार्केटिंग के अंदर आपका एक जो मैं जैसे मार्केटिंग एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो कि एक रहता है कि जैसे आप कस्टमर्स का जो डेटा आपके पास में रहता है, उसके बेसिस पे आप किस तरीके से कस्टमर्स के ग्रुप्स बनाते हो कि बेस्ड ऑन द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक कि वो किस कंडीशन में क्या क्या प्रोडक्ट उठाएंगे, कौन सी कंपनी को चूज करेंगे, उसके क्लस्टर्स के हिसाब से आप देखते हो कि कौन से कस्टमर्स को आप दूसरे, या फिर ये कहो कि अपने कंपनी की तरफ जो कस्टमर्स आपके कंपटीटर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू एनालिटिक्स आप कैसे उनको या फिर क्या आप उस सर्टन सर्टन सेगमेंट को अपने कंपनी की तरफ डाइवर्ट कर सकते हो। काफ़ी सारी इस तरह के इंसाइट्स प्रोवाइड कराता है, या कौन कौन से कस्टमर्स को आप अपने तरफ पुल कर सकते हो बेस्ड ऑन टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, एंड व्हाट अबाउट योर स्पेशलाइजेशन? सो मेरा स्पेशलाइजेशन, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन में एक था बिजनेस स्ट्रेटजी, जो मोर और लेस रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डिसीजंस है। तो मार्केट टाइप के हिसाब से आप किस तरीके से अपने बिजनेस डिसीजंस लोगे, क्या कैसा आपका प्रोडक्ट का रहेगा, जो कहते हैं वो पोजीशनिंग किस तरीके से आप रखोगे, उस सब चीज़ों में एड करता है वो। एंड फाइनेंस के अंदर अलग अलग पार्ट्स है, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंस रहता है आपको, फिर जो कि एक्सचेंज रेट्स और उन सब के हिसाब से आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज वगैरह के बारे में बताएगा। फिर आपको डीप डाइव इन जैसे कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रहता है, कॉस्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसके अंदर थोड़ा और डीप डाइव करते हो आप, क्योंकि फाइनेंस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है बेसिकली। सो इसलिए आपको सेपरेट स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ते हैं उसके रिलेटेड। ओके, कूल। अब लाइक आप थोड़ा सा बता सकते हो अपनी, आपने जैसे इंटर्नशिप की है तो वो कौन सी कंपनी में की एंड क्या आपका रोल था वहाँ पे एंड क्या आपने वर्क किया? मैंने इंटर्नशिप करी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में, जो बहुत लोग जानते होंगे इसको, क्योंकि इंडिया की बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनी है ये भी एफएमसीजी फर्म में ही था। मेरा जो रोल था वो अंडर देयर लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम। यूनिलीवर का एक फेमस यूनिलीवर लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, यूलिप। तो जो कि सिर्फ टीयर 1 बी स्कूल्स के लिए ओपन होता है, बी स्कूल्स और टी स्कूल्स के लिए ओपन होता है, मतलब आईआईटीज एनआईटी टॉप वाले उनके लिए।
सो इसके अंदर मेरा जो रोल था वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट साइड पे था, जहाँ पे मेरा बेसिकली जो प्रोजेक्ट था वो मोर टुवर्ड्स एनालिटिक्स एंड सप्लाई चेन का कॉम्बिनेशन था। सो मैंने दो प्रोजेक्ट्स हैंडल किए थे इन 2 मंथ्स। एक उनके अंदर नेटवर्क प्लानिंग टूल को और रिवैम्प किया था मैंने, और दूसरा जो था वो उनके रूट नहीं सर्विस सर्विस लॉस का रूट कॉज एनालिसिस स्ट्रक्चर था। और बेस्ड ऑन दैट वो आइडेंटिफाई करता था कि कितना लॉस किस किस रीजन के कारण पोर्शन करना है, और उसको करेक्टिव एक्शंस क्या लेने हैं बेस्ड ऑन दैट, सो फर्दर इन फ्यूचर ऑटोमेटिकली वो करेक्टिव एक्शंस ले लें। सो सेल्फ करेक्टिव टूल था वो। बेसिकली देयर सर्विस लॉस जो होता है, मतलब कंपनी से लेकर के कस्टमर तक के हाथ में आते आते जितना उनका लॉस होता है, कुछ प्रोडक्ट जैसे जो उनके क्लाइंट्स होते हैं डी मार्ट वगैरह, ये कुछ प्रोडक्ट्स आप इनको पूरी तरह से सर्विस नहीं कर पाते हो, सर्विस लेवल नाम की चीज़ रहती है जो, तो आपको किस तरीके से आप 100% तक लेकर के जाओ ताकि ना तो कंपनी को लॉस हो और ना ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन में इश्यूज हो। ओके कूल। ये तो था लाइक आपने 2 सालों में लाइक क्या क्या किया कॉलेज में एंड इंटर्नशिप में। इसके अलावा लाइक एकेडमिक्स के अलावा किस तरह की लाइफ रहती है आईआईएम में? काफ़ी अच्छी रहती है। लाइक हमारे कॉलेज के अंदर एक पॉन्ड था बेसिकली। सो मेजॉरिटी टाइम आपको आई मुंबई वाले लोग वहीं पे घूमते हुए मिलेंगे। बड़ा सा पॉन्ड था और ऑलमोस्ट हाफ अ किलोमीटर का उसका सरकमफेरेंस था। सो काफ़ी अच्छा सीरीन प्लेस बन जाता है, और रात रात पे चिल आउट करने के लिए वो अच्छी जगह है। फिर बीइंग इन द मुंबई आप, और वेरी क्लोज टू हीरानंदानी, ये जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे शॉप्स वगैरह रहते हैं नाइट, फिर मॉल्स वगैरह के काफ़ी पास में रहता है। पवई एरिया में था हमारा बेसिकली। तो मुंबई की खैर नाइट लाइफ तो हर कोई जानता ही है कितनी शानदार है। और उसके अलावा हम लोग, जैसे मैं बेसिकली, मेरे साथ में दो तीन और दोस्त थे जो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते थे। सो हम लोग हमारे म्यूजिक रूम में जाकर के ड्रम्स एंड तबला मैं बजा लेता था, ड्रम्स या तबला बजा लिया, वो लोग गा लेते थे, गिटार बजाने वाला कोई साथ में ले लेते थे, हम लोग थोड़ा सा जैमिंग कर लेते थे। और उसके अलावा बाकी मैं डे टाइम में से वीकेंड्स में मैं कभी कभी स्केचेस ले लेता था। जैसा मैंने बताया, मैं प्रोफेशनल पेंसिल स्केच आर्टिस्ट हूँ, तो कभी कभी कुछ क्लाइंट वर्क वगैरह रहता था वो कंप्लीट कर लिया, फिर कुछ खुद के लिए बना लिया। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे से टाइम लग जाता था हमारा। ओके एंड हॉस्टल लाइफ कैसी थी वहाँ पे? सो बेसिकली हॉस्टल्स हमारे ड्यूअल शेयरिंग है। अभी नए हॉस्टल्स बन रहे हैं तो थोड़ी कैपेसिटी सिंगल शेयरिंग में भी कन्वर्ट हो जाएगी। और हमारा जो बैच था बेसिकली उसमें सिर्फ इंजीनियर्स थे, क्योंकि जब निटी था तब निटी ओनली अलाउड इंजीनियर्स टू एडमिट, वो किसी और स्पेशलाइजेशन वालों को एडमिट नहीं होने देता था। तो हॉस्टल लाइफ आप टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज वाली एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो आपकी रहती है वही सब लड़के वगैरह, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है, तो वही जो एग्जैक्टली जो इंजीनियरिंग हॉस्टल्स में रहता है। अगर कोई जानता है, आई थिंक आप भी अगर एक्सपीरियंस करे होंगे तो आपको मालूम ही होगा, एग्जैक्टली सेम रहती थी। अब क्योंकि अब वो आई मुंबई हैज ओपनड इट्स डोर टू अदर स्पेशलाइजेशंस आल्सो, सो उस केस में अब थोड़ा शायद इनको अलग मिले, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हॉस्टल में नहीं रहे होते हैं जो दूसरे कॉमर्स वगैरह वाले होते हैं। तो उनको उनके साथ में थोड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस भी अलग हो जाएगा कि हाँ भाई इन लोगों के साथ में कितना आपको फ्री रहना है नहीं रहना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हॉस्टलर्स रहे हुए होते हैं अपने अंडरग्रेड में, उनको अच्छे से पता होता है ये लाइफ क्या होती है। ओके सो सिद्धार्थ, लाइक आपने अभी अपने कॉलेज की बात की थी कि वो पहले नीति में था फिर उसके बाद आईआईएम में कन्वर्ट हुआ, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि जब वो पहले नीति था एंड देन आईआईएम बना, क्या क्या डिफरेंसेस आए? सो डेफिनेटली, निटी बेसिकली पहले खाली इंजीनियर्स को एडमिट करता था। निटी के तीन कोर्सेज थे, जो था पीजीडीआईएम और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, विच वाज एमबीए इक्विवेलेंट, जो मेरा कोर्स था। यहाँ पे कैट से एडमिशन होता था। फिर दूसरा था पीजीडीआईई, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो कि बेसिकली एमटेक इक्विवेलेंट था, बट ये लोग भी एमबीए वाले प्लेसमेंट्स ही लेते थे, और यहाँ पे गेट से एंट्री मिलती थी सिर्फ। तो जो कि एमटेक कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए यूज आता है, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यूज आता है कॉलेज ये एग्जाम। और तीसरा था पीजीडीएसएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। ये मोर लाइक ए अपकमिंग फील्ड है मैनेजमेंट के अंडर। यहाँ पे कैट और गेट दोनों से एंट्री मिलती थी। और बेसिकली ये काफ़ी फोकस टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी है, जो कि आजकल एक काफ़ी नॉर्म हो चुका है बड़ी फर्म्स के लिए, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखना। तो ये काफ़ी अपकमिंग फील्ड है। सो आफ्टर कन्वर्जन टू आईआईएम, तीनों कोर्सेज जो कि पीजीडी आईआईएम था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से हमारा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गया। सो एमबीए इक्विवेलेंट से हमारा एमबीए हो गया है प्रॉपर। और दूसरी चीज़, गेट से एंट्री अब बंद हो चुकी है इधर।
मतलब गेट इन द सेंस गेट एग्जाम से एंट्री बंद हो चुकी है, और अब सिर्फ कैट से एंट्री होती है इधर। जो PGDIM जो था वो अब बन चुका है MBA जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम। फिर PGDIE जो था वो अब बन चुका है MBA इन स्पेशलाइजेशन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और PGDSM जो था वो बन चुका है MBA इन स्पेशलाइजेशन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। सो ये 3 कोर्सेज हो चुके हैं। और दूसरे जो चेंजेस की बात मैं करूँ तो काफ़ी सारे मैनेजरियल चेंजेस वगैरह भी अंडरवे हैं, क्योंकि अभी ये काफ़ी ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है। इसको अभी 1 साल हुआ है कन्वर्ट हुआ है, इनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस इसको करने पड़ेंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अभी बढ़ रहा है अभी, जो कि काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है। तो वो है। और जो सबसे बड़ा हम लोगों को चेंज मिला है वो है पब्लिक परसेप्शन के अंदर चेंज मिला है। पहले एज निटी बहुत कम लोग इसको जानते थे जो कि कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो इंजीनियर्स हैं वो। और बाकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर काफी बड़ा नाम था ये, मतलब कंपनीज के अंदर, क्योंकि टॉप ऑपरेशन मैनेजमेंट पोजीशंस या फिर CEOs मेजोरिटी कंपनीज के निटी एलम्स जो थे हमारे वो है। और बहुत डोमेन्स ज़्यादा आते नहीं थे। अब जैसे ये न्यूज़ आनी शुरू हुई कि IIM के लिए गवर्नमेंट ने जैसे बिल प्रिपेयर करने का शुरुआत कर दी ये सब। और जैसे हमारे एकेडमिक्स में भी चेंजेस फिर किए गए, दूसरे स्पेशलाइजेशन की तरफ भी ध्यान दिया गया काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद में रोल सब ओपन होना शुरू हो गए, सेल्स एंड मार्केटिंग में, जनरल मैनेजमेंट में काफ़ी बिग फर्म्स ने शुरू कर दिया देना, हायर करना। वो आप हम लोगों को प्लेसमेंट रिपोर्ट पे आपको मिल जाएगा वो सब चीज़ें। सो काफ़ी सारे चेंजेस अभी जैसे आने लग गए, और ऐसा नहीं कि बहुत प्लेसमेंट बिल्कुल बढ़िया वाले होते हैं यहाँ पे। मतलब प्लेसमेंट एक्चुअली काफ़ी अच्छे वाले होते हैं, मतलब मैं ये कहना था। और कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो पब्लिक परसेप्शन, जैसे मैं कह रहा हूँ, लोग बाग निटी के नाम से बहुत कम जानते थे इन जनरल पब्लिक एक्सेप्ट कॉर्पोरेट्स। तो जो एक प्रीमियर एक नोशन जिसे मैं कहना चाहूँगा, पहले आपकी बाजू वाली आंटी नहीं जानती होगी कि निटी है क्या, आपकी पड़ोसी आंटी है वो। अब IIM बनने के बाद में और जो न्यूज़ जिस तरीके से आ रही है, अब वो ज़रूर समझ जाएगी कि हाँ आप IIM से कर रहे हो। जो लोगों को, काफ़ी लोगों को ये एक रहता है कि नहीं मेरे को IIM टैग की ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह से, तो वो आप अब आप जो हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को वो मिल रहा है। तो उस तरीके से तो एक बहुत बड़ा पब्लिक परसेप्शन चेंज मिलता है। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर पर्क्स ऑफ बीइंग इन एन IIM। यू मीन रिकॉग्नाइजेशन? रिकॉग्नाइजेशन, वो सब, वो वही तो बोल रहा हूँ मैं, पब्लिक परसेप्शन, रिकॉग्नाइजेशन, ये बहुत बड़ा डिफरेंस हम लोगों को फील हुआ है इन सब में। ओके गोल, अभी आपने लाइक बात की थी प्लेसमेंट्स की, तो अभी मैं प्लेसमेंट्स पे आ रहा हूँ डायरेक्ट। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि बेनिफिट क्या होता है लाइक प्लेसमेंट्स के पर्सपेक्टिव में IIM से MBA करने का। सो बेसिकली IIM टैग जो रहता है वो बहुत ही एक शॉर्ट कोहॉर्ट को मिलता है कंपेयर टू द टोटल एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स ऑफ कैट। और बीइंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट विच इज दिस ओल्ड, ये IIM, ये टॉप 3 IIMs जो है ABC, उनके जितना ओल्ड ये इंस्टीट्यूट है। और उसके साथ में इसको बीइंग, क्योंकि इसका ऑलरेडी इंडस्ट्री कनेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसके साथ में IIM टैग भी मिल जाना, तो ये टेक्निकली इसको टॉप IIMs के अंदर रख देता है। तो बीइंग इन दैट कोहॉर्ट, आपको कंपनीज प्रिफर आपके बच्चों आपके स्टूडेंट्स को ज़्यादा करेगी। उसके साथ में आपको काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती है, काफ़ी सारे बड़े केस कॉम्पिटिशन्स ओपन हो जाते हैं आपके लिए, जैसे HUL लाइन हो गया, फिर इस तरह के बहुत बड़े बड़े केस कॉम्पिटिशन्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। और उसके साथ में आपको टेक्निकली एक डाइवर्स रोल्स जो कि सिर्फ टॉप IIMs वगैरह में आते थे, वो अब आना शुरू हो गए हैं, अदर देन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए कंपनीज निटी को प्रेफर ज़्यादा करती थी पहले, कोई और कॉलेज में नहीं जाती थी, और निटी से हायर करती थी इन अ मेजर अमाउंट। अभी ऑपरेशंस के साथ साथ अब वो सेल्स एंड मार्केटिंग, जनरल मैनेजमेंट, इन सब के अंदर भी ओपन करना शुरू कर दिया अपने रोल्स को। So you can see a diverse roles opening on the campus. Along with that, काफ़ी hefty packages के साथ में ओपन होता है। आई थिंक आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो एवरेज पैकेज प्लेसमेंट है वो टॉप IIMs के अंदर है ये बिल्कुल। सो इन लाइन विद टॉप IIMs, इसका वो आपको बेनिफिट हो जाता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग मेजर करते हैं कि हाँ भाई हमने इतना फीस पे किया, हम लोगों को इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, प्लेसमेंट जो है वो बहुत आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड लाइक थोड़ा सा प्लेसमेंट सिनारियो पे आते हैं कि प्लेसमेंट्स का क्या रहता है, किस तरह से कंपनीज आती हैं, किस टाइप की आती हैं, एंड किस तरह से वो आपको हायर करती हैं। सो प्लेसमेंट प्रोसेस इन डेप्थ में नहीं जाऊँ मैं नहीं जाऊँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर हो जाता है।
सो बेसिकली मैं जितना बता सकता हूँ उसके हिसाब से वो आपको एक बेनिफिट मिलता है फ्रॉम बीइंग अ टॉप इंस्टीट्यूट। और अलोंग विद दैट प्रोसेस बेसिकली एक वीक रहता है, प्लेसमेंट वीक। उसमें कंपनीज आती है, काफ़ी सारी कंपनीज आती है, और अराउंड 470 ऑड बैच स्ट्रेंथ है। तो उन सबको हायर करके और प्लेसमेंट्स क्लोज होते हैं फिर। ओके, मेरा आपसे लगे क्वेश्चन है कि जैसे आप लोगों ने आईआईएम से किया है एमबीए, एंड कुछ लोग क्या है कि लाइक प्राइवेट कॉलेजेस से कर रहे हैं बाहर, तो क्या लगता है आपको कि लाइक वो आप लोगों का लेवल रीच कर पाते हैं लाइक? देखो, प्राइवेट में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी होते हैं, जैसे SPJIMR इज वेरी गुड कॉलेज, मतलब ये भी टॉप कॉलेजेस में आता है। सो लेवल, देखो, बेनिफिट बेसिकली आपको इनिशियल जो जंप चाहिए होता है वो टॉप प्राइवेट कॉलेज और IIMs का आपको मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। बट IIM में बेनिफिट ये रहता है कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और बहुत अलग अलग जगहों पे एलम बेस बना हुआ है, हम लोगों का बहुत पुराना एलम बेस भी है। तो उसका एक एलुमनाई बेस का बेनिफिट मिलता है, जैसे बहुत बड़ा एलम बेस है और एक कम्युनिटी है जो एक साथ काम करती है। ये सिर्फ 2 साल की बात नहीं रहती है, या फिर आपके फर्स्ट जॉब की बात नहीं रहती है MBA के बाद में। वाह, प्लस एक रिकॉग्निशन वाली चीज रहती है कि हाँ भाई, सामने आप जैसे अगर क्लाइंट को सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो, क्लाइंट भी जानता है IIT NIT IIM के बारे में, फॉरेन वगैरह में भी लोग बाग जानते हैं, इंडिया में तो खास करके जानते ही है। सो आप अगर किसी क्लाइंट को अगर आप डिलीवर कर रहे हो अपनी सर्विसेज, तो उसको अगर पता चलता है कि हाँ आप इस इंस्टीट्यूट से हो, तो एक क्रेडिबिलिटी रहती है आपके काम के ऊपर। और अलॉन्ग विद दैट क्रेडिबिलिटी आपको फिर डिलीवर भी करना पड़ता है अपना काम। तो और जो कि आपको इक्विप किया जाता है, वेल इक्विप किया जाता है स्किल्स के साथ में, कि आप डिलीवर कर सको अपना उस लेवल पे। सो एक जिसे कहते हैं ट्रस्ट बन जाता है सामने वाले का आपके ऊपर। कंपनी कैन ट्रस्ट यू विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू कैन ट्रस्ट ऑन कंपनी फॉर अ बेटर ग्रोथ एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर आपके डोर्स ओपन हो जाते हैं। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो काफ़ी अच्छे से आपको गाइडेंस मिल सकती है आपके प्रीवियस एलुमनाई बेस से, या फिर आपको रिसोर्सेज काफ़ी एक्सेसिबल हो जाते हैं। तो जिसे कहते हैं कि अटेनेबिलिटी या रीचेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है आपके करियर में। और यही बीइंग फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कुछ इंस्टीट्यूट्स जैसे मैंने अभी नाम दिया था, वो उनका काफ़ी अच्छा है ट्रैक रिकॉर्ड। येट इंडिया में ऐसी बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो जिनको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपने MBA प्रोग्राम के अंदर, या फिर हाउ दे एंगेज देयर स्टूडेंट्स से डेवलप। सो वो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। Okay, and what about those students who are doing their MBA from tier 2 and tier 3 colleges? स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ये टैग का इम्पोर्टेंस रहता है। बाद में आफ्टर दैट योर करियर ग्रोथ इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर हाउ यू वर्क और योर स्किल सेट दैट यू डेवलप। सो स्टार्टिंग में हाँ ठीक है, वो पंच उनको इनिशियली जो एकदम पुश जो मिलता है आपको किसी टॉप इंस्टीट्यूट से रहने में, जो पैकेज पुश जो आपको मिलता है जैसे करियर ग्रोथ के लिए आपको जो मिलता है, वो आपको इनिशियल लेवल पे उतना रीचेबल नहीं रहेगा उनके लिए। बट आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, लाइक 4 to 5 years, आप या सेकेंड या थर्ड स्विच आप लेते हो, उसके बाद में आपने जो पहले काम किया है उसके बेसिस पर आपको मिलेगा। सो आफ्टर दैट द फील्ड इज ऑल अप टू यू। Okay, so Siddharth, like अभी तक हमने like around सब कुछ ही कवर किया है, like जो भी 2 साल में आपने IIM में सीखा है and all. Okay, so like it's time to conclude this session. At last, like आप कोई एडवाइस देना चाहोगे या कोई सजेशन अपने जूनियर्स के लिए? वेल, मैं ये कहूँगा कि बेसिकली एडवाइस या सजेशन तो खैर क्या ही कहूँ मैं अभी। अगर कोई अभी MBA में जा रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके लिए है वो है गाइडेंस, जितना वो ले सके, जहाँ से भी जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो ले सके, वो लें। और टाइम मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ तो सीखें, और इन सब चीज़ों में ना ना गिरे कि भाई MBA में खाली 3 घंटे की नींद मिलेगी, ज़्यादा नहीं सो पाओगे या नहीं सोना चाहिए। ये सब बकवास है। तुम्हें मैनेज करना, टाइम किस तरह से करते हो मैनेज, असाइनमेंट्स वगैरह तुम्हें निपटाने हैं। और मैं रादर कहूँगा कि एटलीस्ट 4.5 से 5 घंटे की नींद लो, ताकि तुम्हारा दिमाग ढंग से काम करे। बिकॉज जितना मेंटली हेल्दी रहोगे उतना ही आगे बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो ये चीज़ें हैं मेन। तो और जो MBA के एडमिशन्स के लिए तैयारी कर, या फिर कैट 2024 के लिए तैयारी कर रहा है, मैं बोलूँगा कि गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। बाकी तो खैर क्या ही कह सकते हो आप। Okay, and like and what if like अगर कोई कैट नहीं निकाल पाता है और IIMs के लिए एलिजिबल नहीं है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में आज की डेट में। GRE वगैरह रहता है जो कि टॉप इंस्टीट्यूशंस लाइक SPJN वगैरह देती है। प्लस कैट मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको हैस्टी होने से ज़्यादा
आपको तैयारी किस तरीके से करना, स्ट्रैटेजिक होना ज़रूरी है कि भाई एक एक बार में नहीं निकला तो मैं परेशान हो जाऊँगा, नहीं। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2-2 3-3 बार करके उसके बाद में जब तक डिसेंट स्कूल कन्वर्ट नहीं होता है तब तक वो लोग देते रहते हैं। तो आप जॉब को कंटिन्यू रखो। मेरे हिसाब से जॉब छोड़ना इज़ अ रिस्की डिसीजन फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास में पहले एक बेस है जिसके ऊपर आपको काम करके आपको आगे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। रादर देन उसको छोड़ देना और एक गैप वाली सिचुएशन में आना, वो आपका कॉन्फिडेंस भी गिरा सकता है कि बाई चांस अगर कैट क्लियर नहीं हुआ तो मैं इतना टाइम से टेक्निकली काम नहीं है मेरे पास कुछ भी, मैं अर्न कैसे करूँगा, आगे कैसे रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस गिरा देता है वो। सो इसलिए मैं ये कहूँगा कि काम के साथ काम करते करते आप टाइम निकालिए और करिए प्रिपरेशन, कैट की, जीआरई की, अलग अलग एग्जाम्स वगैरह रहते हैं उन सब की। ओके एंड लाइक मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि जैसे कि मैंने अभी भी प्रीवियसली पॉडकास्ट लिए हैं, तो उनमें क्या है कि उन्होंने बताया कि जो आपका सिलेक्शन होता है आईआईएम में वो बेस्ड ऑन लाइक होता है कि उसमें कैट का बहुत ही थोड़ा सा वेटेज रहता है एंड उसमें आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स भी इंक्लूड रहते हैं। तो अगर सपोज आपके लाइक 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में मार्क्स वगैरह अच्छे नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए? फिर डेफिनेटली वो पाथ काफ़ी फिर रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर एकेडमिक्स खराब है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज में एडमिशन में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले भी लेते हो तो भी आगे आपको कंपनी शॉर्टलिस्ट वगैरह में झटके फेस करने पड़ेंगे। बट मैं उनको मतलब बहुत ही खराब मार्क्स की सिचुएशन में तो मैं ना ही बोलूँ तो बढ़िया रहेगा। बट अगर आपके जैसे 70 समथिंग में है तो आप मेहनत करके केस कॉम्पिटिशन्स, अगर आपको कॉलेज में मिल जाता है एडमिशन तो केस कॉम्पिटिशन्स के ऊपर पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपके कम एकेडमिक्स हैं, कम एकेडमिक्स में अगर कम है काफ़ी स्कोर, तो केस कॉम्पिटिशन्स आर योर सेवियर। केस कॉम्पिटिशन्स में कंपनी जनरली देखती नहीं है एकेडमिक्स का कुछ भी। ओके कूल। ओके सो सिद्धार्थ भैया लाइक आप हमने काफ़ी सारी बातें की हैं आपसे एंड काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है। सो एट लास्ट लाइक आई वांट टू से थैंक्स टू यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। तो कूल कूल, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी ऑन द सेशन, और काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन जो कि कैट की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर जो एडमिशन ले रहे हैं बी स्कूल्स में। और थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। या थैंक यू एंड लाइक वी होप कि हम फ्यूचर में भी आपसे कोई लाइक सेशन रखें आपके साथ। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके एंड फॉर आवर ऑडियंस लाइक अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लग रहा है सो यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर एंड यू कैन आल्सो सजेस्ट कि हम लाइक फ्यूचर में किस तरह की वीडियोस आपके लिए लाएं। ओके सो थैंक यू एवरीवन, कीप एंजॉयिंग, बाय बाय।